पर हाँ, ये जरूर है कि जहां पे लग रहा था कि कांग्रेस बिल्कुल सीन में नहीं है 2014 के चुनाव को लेके, और हाल ही में जो करारी हार हुआ है असेंबली इलेक्शन पे, उसके बाद जो एक मायूसी और हताशी जो थी इस कांग्रेस के अंदर, वो कहीं ना कहीं आज दूर करने में काफी हद तक कामयाब हुए हैं। और अपेक्षित यह है कि भाजपा की जो राष्ट्रीय कार्यकारिणी कल और परसों जो होगा, और उसके बाद नरेंद्र मोदी जी का जो भाषण होगा और किस तरह से जवाब देते हैं राहुल गांधी के भाषण का मुद्दों के आधार पे और तथ्यों के आधार पे, वो बहुत महत्वपूर्ण होगा। और मैं समझता हूं कि उसके बाद ही हमारे देश के राजनीति में एक अजीब तरह का मतलब एक राजनीतिक आकलन और एक राजनीतिक चीजें हो सकती ठीक है। हाँ, मैं संदीप जी के पास जाऊं इससे पहले यूसुफ जी आपके पास आना चाहूंगा। जो जिस बात की एक और जिक्र हो रही है कि कांग्रेस की इस बैठक में कोई मुद्दा निकलकर सामने नहीं आया, जिस मुद्दे के सहारे कांग्रेस जाए और आम आदमी को, जिस आम आदमी की बात कांग्रेस कर रही है, उसको भरोसा दिला पाए कि हां कांग्रेस अब आपकी ये लड़ाई लड़ने वाली है। ठीक है, कई मुद्दों का जिक्र भले ही वो राहुल गांधी ने किया, ऐसी बात नहीं है। इस अधिवेशन के जरिए कांग्रेस ने कई संदेश दिए हैं। कांग्रेस परिपाटी बदलने को तैयार है। ठीक है, कांग्रेस ने आज जो नौजवानों को बोलने का मौका दिया इतने बड़े मंच पर, वो एक बड़ी बात थी। और नौजवानों में 2-3 लोग बहुत अच्छा बोले, उम्मीद जगाने वाले भाषण रहे, चाहे वो अशोक गहलोत का रहा हो, अशोक तंवर का रहा हो, रागिनी नाइक जो कांग्रेस की उभरती हुई नेता हैं, वो बहुत अच्छा उन्होंने आज भाषण दिया और बहुत उम्मीदें जगाई, तालियां बहुत बटोरी। मीनाक्षी नटराजन आज बहुत अच्छा बोली। कुल मिलाकर के कांग्रेस ने ये एक साफ संकेत दे दिया है कि बुजुर्गों के आशीर्वाद के साथ जो नौजवान जोश है, तजुर्बे के साथ जोश का एक जो कॉम्बिनेशन दिया है, वो बहुत गजब की बात है। क्योंकि आम आदमी सामने है, युवा सामने है, नरेंद्र मोदी के पीछे युवा दीवाना हो रहा है। तमाम मुद्दों को देखते हुए मुझे लगता है कि कांग्रेस ने राहुल गांधी की पूरी टीम जो उन्होंने खड़ी की है, आगे कर दिया है। राहुल गांधी ने 4 साल पहले इसी मंच से एक आह्वान किया था कि आप लोग आइए, हम आपको राजनीति में हिस्सेदारी दिलाएंगे। तब काफी लोगों ने मजाक उड़ाई थी, इवन की हमने भी कहा था कि कहां दिलाएंगे, क्योंकि आपकी टीम में पूरे वही जितिन प्रसाद हैं, राजेश पायलट के बेटे हैं, मुरली देवड़ा के बेटे हैं। लेकिन उसके बावजूद अगर आप देखें तो अशोक तंवर, मीनाक्षी नटराजन, ये 2 ऐसे सांसद हैं जो बिल्कुल आम परिवारों से आते हैं। इनको टिकट दिया पार्टी ने, पैसा खर्च करने को लिया और वो जीत कर आए। मीनाक्षी नटराजन ने तो जो पैसा मिला था उसमें से जो बचा था वो भी वापस पार्टी को कर दिया था। ये हम लोगों को अच्छी तरह याद है 2009 के बाद। तो आज वो तमाम जो अलग अलग क्षेत्रों से यूथ कांग्रेस में या एनएसयूआई में संगठन में जो जीत कर आए हैं, उनको काफी मौका दिया गया। तो कांग्रेस ने आज ये कोशिश की है कि जो आम आदमी पार्टी प्रयोग कर रही है, जो बीजेपी प्रयोग कर रही है, वो प्रयोग कांग्रेस में ऑलरेडी चल रहा है। मकसद सिर्फ उसको सामने लाने की जरूरत है, ये मैसेज देने में और धार दे रही है। जी, दूसरी बात, जिन मुद्दों पर लोकसभा चुनाव अब लड़ा जाएगा या लड़ा जाना चाहिए, उन मुद्दों पर सारी बात आ गई है। महिला आरक्षण की खुलकर राहुल गांधी ने वकालत कर दी है महिलाओं को रिझाने के लिए, और हो सकता है कि अगले सेशन में जो 5-6 दिन का होगा, महिला आरक्षण विधेयक पास हो जाए, हो सकता है, अभी गारंटी नहीं कह सकते। उसके अलावा जो 3 सिलेंडर उन्होंने और मांग लिए महिलाओं के लिए, तो कहीं ना कहीं उन्होंने एक आम आदमी से जो एक कनेक्शन टूट गया था उसे रिकनेक्ट करने की कोशिश की है और कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को रिचार्ज करने की कोशिश की है। इसमें राहुल गांधी आज कामयाब हुए हैं, जैसे कि एसके दत्ता ने भी इस बात को माना है। ठीक है, मैं बासिक सिंह जी आपके पास आना चाहूंगा। बीजेपी को भी निशाने पर लिया राहुल गांधी ने, यह कहा कि कुछ लोग मार्केटिंग बड़ी शानदार करते हैं, गंजे को कंघा बेच रहे हैं, गंजे को भी कंघी बेच रहे हैं। आप लोग गंजे को कंघी बेच रहे हैं। देखिए, आज जो राहुल जी जो भी कुछ बोले, मैं पूछना चाहता हूं कि पिछले 10 साल में तो इन्होंने कुछ किया नहीं, और इनकी कथनी और करनी में हमेशा बड़ा फर्क रहा है। किसी गरीब लेडी के घर जाना, उसके खाना खाना, उसके बाद वो भूखी मर रही है, उसके घर वाले की नौकरी छूट गई है, वो कहाँ गई है, उसको कभी फॉलोअप नहीं करते। कोई भी मुद्दा इनका रहा, वो सिर्फ मुद्दे उछालते हैं, उन मुद्दों पर कार्यान्वित करने का इनका कोई इरादा न कभी था न है। और आज जिस तरह की बात इन्होंने की है, मैं मानता हूं मैं जोश में भाषण दिया है, पर जोश से देश नहीं चलता। यहाँ 80% लोग गांव में रहते हैं, किसान आदमी हैं, उस मुद्दे पर ये कुछ नहीं बोले। हमारा जो काला धन है सारा विदेश में फंसा हुआ है, लोग ने यहाँ से ट्रांसफर किया है, बेईमान लोगों का सब पैसा वहाँ है, उस विषय पे ये नहीं बोले। और ये महंगाई 3 महीने में कम करने की बात बोल रहे हैं,
10 साल से नहीं इन्होंने इस बारे में सोचा। अब 3 महीने क्योंकि चुनाव आ रहे हैं तो महंगाई इनको कम करनी पड़ेगी। भ्रष्टाचार में पूरी सरकार, प्रधानमंत्री कार्यालय, प्रधानमंत्री सब लिप्त है। उस मुद्दे पर कोई नहीं बोले तो आज इनकी बातों पर कौन यकीन करेगा कि चुनाव, अगले चुनाव में तो ये हारने वाले हैं। इनका नहीं, एक बात तो उन्होंने मान ली कि मार्केटिंग में आप शानदार हैं। मार्केटिंग में आप शानदार है भाई। आप बीजेपी के मुझसे भ्रष्टाचार की बातें तो बड़ी अजीब लगती हैं। अभी येदियुरप्पा को उन्होंने वापस ले लिया है, जो जेल जा चुके हैं। उस पर कौन से भ्रष्टाचार? देखिए, नंबर 1 तो ये बात तो जग जाहिर है। फिर वो ये बात तो 17 मंत्री, आपके कर्नाटक में 17 मंत्रियों को इस्तीफा देना पड़ा था। बीजेपी ने आपके पार्टी के अध्यक्ष आपके 1 लाख रुपए लेते हुए कैमरे पर पकड़े गए, जेल जाना पड़ा। पार्टी ने कभी नहीं निकाला, स्वयं गए और वो स्वयं आए हैं और ना ही आज तक उन पर इस तरह का कोई आरोप लिया तो आप ही ने है ना। ठीक है, बात वो नहीं है, तरीके की बात हो रहा है, तरीके की बात नहीं है, बात हो रही है उन व्यक्ति करप्शन के मामले में। मैं संदीप जी आपके पास, करप्शन के मामले में बीजेपी का कांग्रेस पर अगर आरोप की बात करें तो मुझे एक मुहावरा याद आता है, छलनी बोली सुई से तेरे पेट में छेद। गलत यूसुफ भाई, सारा भ्रष्टाचार से भरी हुई है कांग्रेस। जनता पार्टी में नरेंद्र मोदी पर आपको आरोप लगा, आज तक पूरी सरकार, कम से कम इतने भी तो आपको खुश होना है। इंतजार कीजिए, वो भी सामने आने वाले हैं, बहुत सारी चीजें हैं। पूरी सीबीआई, सारे वहां भी किसान परेशान है कि वहां भी जबरदस्ती जमीन वहां पर सारी, जब से मोदी का राज है, पूरी कांग्रेस और सीबीआई वहाँ हर चीज पे जांच पे लगी हुई है। आज तक कोई 10 साल में हाथ नहीं लगा। 10 साल में लोकायुक्त क्यों नहीं बनाया फिर आपने? तो इस तरह की बातें कर रहे हैं। चलिए संदीप जी आपके पास आना चाहूंगा, इसके दत्ता साहब के पास जाऊंगा आपके बाद। आपको भी उस चीज में जिक्र किया राहुल गांधी ने, जिस मार्केटिंग की बात की कि उन्होंने कुछ लोग हैं जो गंजे को कंघी बेच रहे हैं, कुछ लोग जो हैं वो हेयर कट दे रहे हैं। माना जा रहा है कि यह निशाना सीधा आम आदमी पार्टी पर है। इससे पहले प्रधानमंत्री भी कह चुके हैं कि सड़कों पर कानून नहीं बना करते हैं। क्या लगता है इसको किस तरह से ले गया? राजीव भाई, हमें कमियां ढूंढने की बजाय अरविंद केजरीवाल के हौसले की दाद देनी चाहिए। कमियों की बात तो होगी, आप पार्टी के हौसले की दाद देनी चाहिए। ये वही लोग हैं जब जनता सड़कों पे थी तो इन्होंने चैलेंज किया कि भाई आप पार्टी बना के दिखाइए। जब पार्टी बन गई तो चैलेंज किया कि जीत के दिखाइए। जब जीत गया तो अब इनके सगुफे तरह तरह के हैं, क्योंकि पता इनको है कि जनता इनको नकार चुकी है। आज की डेट में, अभी यूसुफ भाई जो बात कर रहे थे या दत्ता साहब बात कर रहे थे, ये पता नहीं क्या ऐसा एक दिन में इन्होंने कर दिया कि जादू की छड़ी घुमाई और ये आज कांग्रेस बिल्कुल भली दिखने लगी है, भली हो गई। साहब देखिए, साहब बात मेरी पूरी हो जाती, जब आप बोल रहे थे मैं कुछ नहीं बोल रहा था। साहब देखिए, आज का युवा पीढ़ी ना मोदी जी के बहकाव में आने वाला है, बीजेपी के बहकाव में आने वाला है, ना कांग्रेस के बहकाव में आने वाला है। उसके कुछ छोटे छोटे मुद्दे हैं, उसकी छोटी छोटी समस्याएं हैं। उस समस्याओं पे जब तक पार्टियां ध्यान नहीं देंगी तब और उसके समाधान पे काम नहीं होगा, तब तक नई पीढ़ी निकल के उसके साथ नहीं जाएगी। और ये दोनों पार्टियां न नई पीढ़ी को मौका देने को तैयार है। बातें तो नई पीढ़ी की होती है, वहां कौन सी नई पीढ़ी है? सोनिया गांधी के बेटे राहुल गांधी, ये नई पीढ़ी का हुआ है। ऐसी तमाम पार्टियां देश में हैं जिनकी नई पीढ़ी के नाम पे उनके वंशज या उनके बेटे काम कर रहे हैं, और कांग्रेस पार्टी इससे अछूती नहीं है, बीजेपी भी इससे अछूती नहीं है। देश की आधी से ज्यादा पॉलिटिकल पार्टी इससे अछूती नहीं है। आज ये वंशवाद के खिलाफ फिर लड़ाई लड़ने का समय है। नई पीढ़ी को इस लड़ाई में खुल के नई पीढ़ी सामने आ रही है और इसका संदेश पूरे देश में जा रहा है। आज भ्रष्टाचार समस्या है, आज कालाधन समस्या है, आज महंगाई बहुत बड़ी समस्या है। इसका समाधान कहां ये लोग लेके आ पा रहे हैं? संदीप भाई, आप लोग भी तो बुला रहे हैं दूसरे लोगों के, कांग्रेस के लोग आपकी पार्टी में आ रहे हैं, बड़े देखिए हमने किसी पार्टी को अपने यहाँ नहीं बुलाया। जो लोग भ्रष्टाचार से लड़ने के लिए तैयार बैठे हैं, जो लड़ना चाहते हैं, वो एक साझा मंच पे आके काम करना चाहते हैं, वो किसी पार्टी के हों। देखिए ये तो मानना पड़ेगा कि हर पार्टी में अच्छे लोग हैं, जो अच्छे लोग हैं उनका स्वागत होना चाहिए। इसके दत्ता साहब के पास चलूंगा, काफी देर से सुनने। और दत्ता साहब तो बिल्कुल आज कांग्रेस के प्रवक्ता की तरह बोल रहे हैं। इनको तो हमें लगता है कांग्रेस वाले वकील हो तो इनको जवाब दूंगा। एक छोटा सा ब्रेक लेंगे। दत्ता साहब प्रवक्ता है कि नहीं, ये वही बताएंगे। छोटा सा ब्रेक के बाद बात को आगे बढ़ाएंगे। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। राहुल की गर्जना में कितना दम है, उसी की परख हम कर रहे हैं। हमारे साथ मेहमानों का पैनल मौजूद है। इससे पहले दरअसल बात को हम आगे बढ़ाएं, सुनिए कि राहुल गांधी ने क्या कुछ कहा था।
कार्यकर्ता लड़ रहा है तो चुनाव कौन लड़ेगा? कार्यकर्ता चुनाव लड़ेगा। चुनाव कौन लड़ेगा? चुनाव कौन लड़ेगा? चुनाव वो लड़ेगा जिसके दिल में कांग्रेस पार्टी का इतिहास, कांग्रेस पार्टी है। और क्या कुछ कहता है राहुल गांधी का राजनीतिक सफर अभी तक का, देखिए उस पर एक नजर डालिए, बातचीत को आगे बढ़ाएंगे। क्या कहता है राहुल का राजनीतिक सफर? अगर अब तक के राहुल के राजनीतिक सफर की ओर देखा जाए तो राहुल 2004 में अमेठी से लोकसभा के लिए निर्वाचित हुए। 2007 में यूथ कांग्रेस और एनएसयूआई के इंचार्ज और महासचिव बने। संगठन के लिए खास चेहरे तलाशने का उनका अभियान फ्लॉप रहा। 2009 में अमेठी से दोबारा निर्वाचित हुए लेकिन सरकार में हिस्सा नहीं बने। यूपी में कांग्रेस के प्रदर्शन में हुए सुधार का श्रेय राहुल को मिला। लोकसभा में उनकी उपस्थिति का रिकॉर्ड संतोषजनक नहीं रहा। 2011 में भट्टा पारसोल के किसानों के लिए मुआवजे की मांग को लेकर प्रदर्शन किया। किसानों की जमीनों का हाईवे के लिए अधिग्रहण कर लिया गया। इस केस में राहुल गांधी को यूपी पुलिस ने गिरफ्तार किया। 2012 के यूपी विधानसभा के चुनावों में पार्टी के प्रमुख प्रचारक रहे, जिसमें पार्टी केवल 28 सीटें ही जीत सकी। 2013 में राहुल गांधी को कांग्रेस का उपाध्यक्ष बनाया गया। 27 सितंबर 2013 को राहुल गांधी ने दागियों को बचाने वाले अध्यादेश पर की विवादास्पद टिप्पणी। 16 जनवरी 2014 कांग्रेस ने राहुल गांधी के नेतृत्व में लोकसभा चुनाव लड़ने का फैसला किया। हालांकि राहुल को पार्टी की ओर से पीएम उम्मीदवार नहीं घोषित किया गया। हालांकि सोनिया गांधी ने अपने भाषण में ये साफ तो कर ही दिया है कि राहुल नहीं होंगे कांग्रेस के पीएम पद के उम्मीदवार। वो केवल लोकसभा चुनाव में कांग्रेस का नेतृत्व ही करेंगे। अब देखना ये है कि कांग्रेस का ये फैसला कितना सही है और कितना है गलत। अब ये तो वक्त ही बताएगा। मनु लखोत्रा की रिपोर्ट, चैनल 1 न्यूज। आखिर राहुल गांधी को पीएम पद का उम्मीदवार क्यों नहीं घोषित किया गया? क्या इसके पीछे कांग्रेस को कोई डर था? क्या राहुल जनता में अपना प्रभाव नहीं जमा पाते? क्या कुछ वजह है? उस पर एक नजर डालिए, उसके बाद बातचीत करेंगे। आखिर क्यों राहुल को पीएम उम्मीदवार घोषित नहीं किया गया? क्या कहता है राहुल का रिपोर्ट कार्ड? अगर राहुल के अब तक के रिपोर्ट कार्ड के बारे में बातचीत की जाए तो कुछ इस तरह है राहुल का रिपोर्ट कार्ड। राहुल ने 2004 में पहला लोकसभा चुनाव अमेठी से लड़ा। 2007 में पार्टी ने उन्हें महासचिव बनाया। 2009 में लोकसभा चुनाव में उन्होंने उत्तर प्रदेश में 100 रैलियां की। कांग्रेस पार्टी ने वहां 21 सीटें जीती। 2004 की तुलना में कांग्रेस को 12 सीटें मिली। 15वीं लोकसभा में कांग्रेस महासचिव राहुल की हाजिरी महज 43% रही। उन्होंने एक भी सवाल नहीं पूछा। 14वीं लोकसभा में उनकी हाजिरी 63% रही। उन्होंने 5 बार बहस में हिस्सा लिया था और 3 बार सवाल पूछे थे, जिस वजह से वो अपना प्रभाव जनता पर नहीं डाल सके, जिस वजह से नहीं दिखा राहुल का ज्यादा असर। राहुल गांधी ने 2012 में उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के दौरान पूरी ताकत झोंक दी। उन्होंने 200 रैलियां की। खुद अपने लोकसभा क्षेत्र की 15 विधानसभा सीटों में से कांग्रेस ने सिर्फ 2 पर जीत दर्ज की। यूपी की कुल सीटों में से कांग्रेस सिर्फ 28 पर ही जीत दर्ज कर पाई। 2007 विधानसभा चुनाव की तुलना में राहुल गांधी को सिर्फ 6 सीटें ज्यादा मिली और सीटों की संख्या भी कम हो गई। 2013 में मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ और दिल्ली में हुए विधानसभा चुनावों में राहुल गांधी का सक्सेस रेट 25% रहा। राहुल गांधी ने 4 राज्यों में 11 दिन में 17 रैलियां की और 110 सीटों तक पहुंचे। सबसे ज्यादा 4 दिन मध्य प्रदेश में रहे। ये तो था राहुल का रिपोर्ट कार्ड, जिस वजह से 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव 2013 में भी अपना जादू नहीं चला पाए राहुल। मनु लखोत्रा की रिपोर्ट, चैनल 1 न्यूज। चलिए तो बातचीत को हम वहीं से बढ़ाएंगे।
के दर आऊंगा। इसके दत्ता जी, संदीप दुबे कह रहे थे कि आज आप कांग्रेस के प्रवक्ता की तरह बोल रहे हैं। संदीप दुबे जी से जरा पूछिए कि कितने बार और पार्टी हॉपिंग करेंगे। जेडीयू से आम आदमी पार्टी से हो सकता है कि राष्ट्रीय जनता दल, फिर हो सकता है भाजपा में चले जाए, और फिर हो सकता है कि संन्यास ले ले। जो संगठन कांग्रेस के दत्ता साहब आप पूरी बात बताएं, सुनिए। जो संगठन कांग्रेस के गोद में बैठ के सत्ता चला रही है, शोभा नहीं देता है किसी इंडिपेंडेंट एक्सपर्ट पे आरोप लगाना, नीतिहीन आधार पे राजनीति में आ जाना, और उसके बाद बिना नीति के सत्ता नहीं चलता है। इसीलिए बरसाती मेंढक की तरह तितर बितर हो रहे और हर दिन रेवेलियन की गूंज आ रही है। और यही होता है जब पिपली लाइव दर्शाया जाता है मीडिया के सामने। ये कोई टीआरपी का खेल नहीं है राजनीति। इसलिए गवर्नेंस पे बात कीजिए, नीति पे बात कीजिए और चीजों को बताइए। आपके पास वैकल्पिक चीजें क्या है? विदेश नीति को लेकर कौन सा आधार है? गाजी का स्वराज है, गाजी का स्वराज दत्ता साहब, जिसको आप लोगों ने पूछा भारत में, और आप जैसे राजनीतिक नई नई परंपरा स्थापित करते हैं। उसके बाद आप लोगों ने गाजी की आराम में जो गाजी को मंच नहीं, देखिए ये दो लोगों का मंच नहीं है, दो लोगों का मंच नहीं है, आप दो लोगों का मंच नहीं है, दर्शक देख रहे हैं, बुद्धिजीवी वर्ग देख रहा है। ठीक है दत्ता साहब, बोलने से पहले सोच समझ के बोलिए आप। ठीक है दत्ता साहब, मैं आपके पास आऊंगा। यूसुफ जी, आपके पास आना चाहूंगा। इस तरह इस बहस को किस दिशा में ले जाया जाए? जिस तरह से अगर बातें हो रही, आम आदमी पार्टी का अपना राग है, दूसरी पार्टियों का अपना राग है। अब मैं इस सवाल पे आना चाहूंगा कि जो हाल का परफॉर्मेंस राहुल गांधी का रहा है, वो जो 4-5 राज्यों के जो नतीजे आए खासकर, उसके बाद इससे पहले का भी जो रिपोर्ट कार्ड राहुल का रहा है, उसको देखते हुए अब राहुल की अगुवाई में जिस तरह से कांग्रेस जा रही है, क्या उम्मीद करेगी कांग्रेस और क्या स्थिति बनती है? ये कांग्रेस